हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है रीजनल एस्पिरेशंस। देखो इस चैप्टर में 3 टॉपिक मेन है, जिसमें एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला है, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर का है, तीसरा पंजाब का है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म है, यूँ समझो, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट वाला टॉपिक जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज हम शुरू करेंगे जम्मू और कश्मीर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर वाला टॉपिक 2 वीडियोज में आएगा, आज सिर्फ पार्ट बनाएगा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ये समझेंगे हम, और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन समझेंगे, कुछ हिस्टोरिकल पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे इसकी जम्मू कश्मीर की। तो वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं, और यहाँ मेन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 7 रीजनल एस्पिरेशंस। इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिमांड उठ रही थी, कहीं पे ऑटोनॉमी की डिमांड उठ रही थी, कहीं पे सेपरेशन की डिमांड उठ रही थी, तो अलग अलग तरह की डिमांड उठ रही थी। उसी डिमांड में से हम देखेंगे जम्मू कश्मीर वाला मामला, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, बहुत ही बिल्कुल बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, और अपनी बुक में है वो सारी चीजें तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। सो पहले जान लेते हैं यार जम्मू कश्मीर पहले क्या है और अब क्या है, थोड़ा सा मतलब एक आइडिया रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज की डेट में तो आप सबको पता है भाई साहब, जम्मू कश्मीर अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के 2 यूटीज में डिवाइड हो चुका है ना। आप सबको पता है 2019 में एक बिल आया था, एक एक्ट आया था, यूँ कह लो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बांट दिया था। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूटी थी लद्दाख, ठीक है। तो आज की डेट में तो जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, क्या है, और लद्दाख भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी। मगर इन दोनों यूनियन टेरिटरी में क्या फर्क है, जम्मू कश्मीर वाली यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, मतलब यहाँ पे चुनाव होंगे, है ना। और यहाँ पे एक सीएम भी बनेगा, क्या बनेगा, सीएम। और आज की डेट में अगर कोई पूछ ले आपसे कितनी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर है और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं आज की डेट में अगर मैं बात करूं, 24 अक्टूबर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 2023 को। आज की डेट में 8 यूनियन टेरिटरीज है भारत में, जिसमें से 3 यूटीज ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी आपको, राइट। तो जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली अभी, और इसके अलावा दिल्ली में है, और दिल्ली के अलावा फिर आपकी पौंडीचेरी में 3 जगह पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाएगी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की आज की कहानी हमने देख ली। आज की डेट में जम्मू कश्मीर एक यूटी है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, जहां पे लेजिस्लेचर भी पाया जाता है। ये अलग बात है, यूटी बनने के बाद यहाँ पे अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, अब हम 1947 की बात करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, आप सबको पता है इंडिया में थे 565 प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे, 565 प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे, जिनमें से 3-4 प्रिंसिपल स्टेट ने तो क्लियरली बोल दिया कि भैया हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे, हैं। उनमें से आपको पता हुआ, एक था हैदराबाद, दूसरा था आपका जूनागढ़, तीसरा था आपका कश्मीर, और चौथा था आपका मणिपुर, है ना। मगर ये 3 का ज़्यादा इशू रहता है, और इन्हें बोल दिया था कि हम भारत के साथ नहीं जुड़ेंगे, है ना। और बाद में फिर इनको रीऑर्गेनाइज करवाया गया था। कमेंट करके बताइए भाई साहब, भारत का आयरन मैन किसको कहा जाता है ना, और इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था एक्चुअली में, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, और इसके अनुसार कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज बने थे। खैर वापस आते हैं, तो कश्मीर की बात करें तो आज़ादी के टाइम पर 1947 में यहाँ के एक रूलर हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा हरी सिंह। क्या नाम था, राजा हरी सिंह नाम था। और इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई मैं भारत के साथ नहीं मिलूंगा, ना ही पाकिस्तान के साथ मिलूंगा, और मैं तो भाई साहब इंडिपेंडेंट रहूंगा, मुझे नहीं जाना कहीं भी, ठीक है। तो दिस वाज द सिचुएशन कि 1947 के टाइम पे यहाँ के जो राजा थे, राजा हरी सिंह थे, हरी सिंह ने क्लियर बोल दिया कि नहीं, आई विल रिमेन इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने 1947 में एक एक्ट पास किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और इसमें प्रिंसिपल स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे कि आप चाहो तो भाई साहब इंडिया में जा सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो, और आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो यहाँ के जो रूलर थे उन्होंने कहा कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। कश्मीर के डेमोग्राफी की बात करें तो कश्मीर में ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी, और हिंदूज भी थे, मगर हिंदू क्या थे यहाँ पे माइनॉरिटी में थे, और मुस्लिम किस में थे, मेजोरिटी में थे। मगर यहाँ के जो रूलर थे, रूलर कौन थे, रूलर थे राजा हरी सिंह, ठीक है। और इनके सामने एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है जो अपोज कर रहा था इनके रूल को, और वो कह रहा था कि भैया इसको जम्मू कश्मीर को भारत में मिला देना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है भाई साहब आपका शेख अब्दुल्ला। क्या नाम है, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर में जो बहुत ज़्यादा फेमस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस,
ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर आप मान लो शेख अब्दुल्ला, कौन थे? शेख अब्दुल्ला, इनका बहुत ज़्यादा नाम आएगा। इनके बेटे हैं शेख अब्दुल्ला के फारूक अब्दुल्ला, कौन है? फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, ठीक है। तो ये अब्दुल्ला फैमिली है। अब्दुल्ला फैमिली का जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पर बहुत ही बड़ा एक रोल रहा है, बहुत लंबे समय तक इन्होंने पावर को कैप्चर करके रखा है, ठीक है। जब राजा हरी सिंह थे तो राजा हरी सिंह के खिलाफ मोर्चा संभाला था, यहाँ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। किसने? शेख अब्दुल्ला ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने बोला कि इनका रूल खत्म होना चाहिए, अब हमें मोनार्की नहीं चाहिए भैया, देश आज़ाद हो चुका है, हमको भी मतलब इंडिया यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी लाने की जरूरत है, इसको रूल को खत्म करने की जरूरत है। तो शेख अब्दुल्ला ने राजा हरी सिंह के खिलाफ मोर्चा स्टार्ट कर दिया था, पहले से ही मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ऊपर से इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी शेख अब्दुल्ला ने, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये कब बनी थी? 1932 में बनी थी। आज की डेट में अब ये तो नहीं रहे शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो कौन है? फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, ये पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, है ना। उमर अब्दुल्ला की एक सिस्टर है सारा अब्दुल्ला, जिसकी शादी हुई राजस्थान के एक मंत्री हैं सचिन पायलट, ठीक है, कांग्रेस के ही है, उनसे इनकी शादी हुई है। तो ये भी एक लिंक आप याद रखना। तो ये मैंने बताई दिया जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये कब बनी थी? 15 अक्टूबर 1932 को बनी थी। आज की डेट में इसके प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला, मैंने बताए थे, जो किसके बेटे हैं? शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं। और ये कब बन गई थी? 1932 में ही बन गई थी। तो थोड़ा देख लेना आप इसके बारे में, ओके। और ये करंट मैप है कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये लद्दाख की एक यूटी है, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, और ये वाला एरिया है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो 1947-1948 में ही पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया था, यूँ समझ लो आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक की, द कश्मीर इशू, या कश्मीर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो आप सबको पता है यार, आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मेजर रोड़ा है ना, जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर ऑब्स्टेकल है, जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, जो लड़ाई की जो जड़ है, वो है कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। 1947 से आज 2023 चल रहा है, तब का ये मामला आज तक अटका हुआ है। और आज भी भारत पाकिस्तान के बीच में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू है, दैट इज कश्मीर इशू। पाकिस्तान कहता कश्मीर हमारा है, और हम तो खैर कह रहे हैं भैया हमारा ही है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, इसको कोई छीन भी नहीं सकता, राइट। तो कश्मीर तब से लेकर आज तक बहुत सारी समस्याएं कश्मीर ने झेली हैं, कश्मीर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला है। जम्मू कश्मीर में लगातार वायलेंस हुआ है वहाँ पे, है ना, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो होने लगे। सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कश्मीर को अलग करना है, हमें कश्मीर को अलग कर दो। साथ के साथ में कश्मीर में टेररिज्म की बहुत लंबी समस्या रही है, बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। यहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, उनके जवानों पर अटैक कर दिए जाते हैं, अपने जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मतलब यूँ समझ लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान ही मतलब सफ़र करते हैं, इसके अलावा बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी देखने को मिलती है, कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी इंडिया की तरफ से। तो इस दौरान बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी लाइफ जो है लॉस्ट हो जाती हैं, चाहे वो अपने सिविलियन लाइफ हो, चाहे वो अपने डिफेंस के लोगों पर, लोग तो अपने ही हैं, सारे मारे जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा वायलेंस की मतलब एक वो रहा है, एक जगह रही है तब से लेकर आज तक। और यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की समस्या रही है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, कभी भी सरकारें प्रॉपरली यहाँ पे ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती है। इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट है, इंटरनल यहाँ पे लोग अलग होने की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नली पाकिस्तान है जो कह रहा है कि मेरा है, मेरा है, मेरा भैया तेरा ये है, जबरदस्ती ले ले, अपना जो है उसको तो संभाला ना जा रहा, इससे कह रहे हैं हमारा है ना, तो जो अभी है उसी को संभाल लो भाई। तो यहाँ पे लगातार ये समस्या रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जिंदगियाँ चली गई हैं और बहुत सारे लोग बेचारे डिस्प्लेस हो गए यहाँ से, ठीक है। आपको सुना होगा बहुत सारे हजारों कश्मीरी पंडित, इनको कश्मीर वैली से इनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, और उस पर एक मूवी भी आई थी, कश्मीर फाइल्स नाम से, आपने मूवी देखी होगी। तो कश्मीर फाइल्स में उसमें बताया गया कि कैसी कश्मीरी पंडित को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया था, है ना। अब हम देखेंगे लोकेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लोकेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3 रीजन आपको देखने को मिलेंगे, 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन है। पहला है जम्मू, फिर कश्मीर, फिर लद्दाख। ये है नीचे नीचे जम्मू, फिर है आपका कश्मीर, और ये वाला है लद्दाख। 3 रीजन देखने को मिलेंगे। द हार्ट ऑफ कश्मीर रीजन इज कश्मीर वैली। कश्मीर का जो मेन हार्ट है उसको हम कश्मीर वैली बोलते हैं, कश्मीर घाटी बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं, और कश्मीर में ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, हिंदू यहाँ पे माइनॉरिटी में, कश्मीर की अगर हम बात करें। जम्मू रीजन नीचे पाया जाता है, फुट हिल्स में पाया जाता है, यहाँ पे प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे जम्मू में, और यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन पाई जाती है। जम्मू में हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और सिख लोग भी रहते हैं। तो कश्मीर की तुलना में जम्मू में हिंदू लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख आपको पता है यार कोल्ड डेजर्ट में भी आता है, आपने
जब भी कोल्ड डेजर्ट का नाम सुना होगा तो उसमें लद्दाख का नाम सुना होगा। दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक कोल्ड होता है और एक हॉट डेजर्ट होता है। हॉट डेजर्ट में हमारा थार डेजर्ट आता है और लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट में आता है। मतलब बंजर भूमि है यहाँ की यार, पानी वानी होता नहीं है, ज़्यादा पानी है नहीं, बरसात होती नहीं है, तो ख़राब ज़मीन है, ठीक है। तो लद्दाख एक माउंटेनियस रीजन है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स लगभग बराबर पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। तो अच्छे बुद्धिस्ट भी हैं यहाँ पे अच्छी संख्या में और मुस्लिम्स भी हैं यहाँ पे, है ना, लद्दाख में। मगर अब ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी है और लद्दाख एक अलग यूटी। अब की हम बात कर रहे हैं, राइट। अब रूट्स ऑफ प्रॉब्लम, जो समस्या है उसकी जड़ें, कहाँ से समस्या पैदा हुई यार। समस्या तो 1947 से ही पैदा हो गई थी, जो आज तक एग्जिस्ट करती है ना। सॉल्यूशन इसका एक ही है यार, डेवलपमेंट, और कुछ नहीं है, लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना। रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, तो 1947 से पहले जम्मू कश्मीर एक प्रिंसिपल स्टेट हुआ करता था और यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, है ना। महाराजा हरि सिंह वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एंड ही वांटेड टू मेक कश्मीर एज इंडिपेंडेंट स्टेट। जब अंग्रेजों ने एक एक्ट लेके आए थे अंग्रेज, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये एक्ट लेके आए थे अंग्रेज। कब लेके आए थे? 1947 में। और इसके तहत अंग्रेजों ने प्रिंसिपल स्टेट को बोला कि भाई आप चाहो तो इंडिया में जा सकते हो, चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो और चाहो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो यहाँ के राजा जो थे राजा हरि सिंह, उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं तो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी और पाकिस्तानी लीडर को लग रहा था कि यहाँ जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जो ज़्यादा हैं तो भैया कश्मीर हमारा है। क्योंकि पाकिस्तान किसके आधार पर बना था? रिलीजन के आधार पर बना था कि जो ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे और बाकी सारे हिंदुस्तान में आ जाएंगे। तो पाकिस्तानियों को क्या लग रहा था, पाकिस्तानी लीडर सोच रहे थे कि भैया कश्मीर में तो मुस्लिम पॉपुलेशन है तो इसलिए कश्मीर हमारा है। मगर कश्मीरी लोग कह रहे भैया सॉरी तुम गलत सोच रहे हो। कश्मीरी लोग कह रहे थे भैया हम कश्मीरी पहले हैं, मुस्लिम बाद में, पहले हम कश्मीरी है और बाद में मुस्लिम है, इसलिए आप ऐसी गलत फहमी बना रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम कश्मीरी पहले हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ मिलना। साथ ही साथ मैंने बताया था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कौन है, ये शेख अब्दुल्ला, इन्होंने पहले ही ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया था। ये कह रहे थे कि हमें भारत में मिलाना है कश्मीर को, हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि अब यहाँ मोनार्की चलती रहे और हम नहीं चाहते राजा हरि सिंह यहाँ पर रूल करते रहे। तो यूँ समझ लो शुरुआत से ही शेख अब्दुल्ला, कौन? शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो पॉपुलर मूवमेंट इन कश्मीर वाज लेड बाई शेख अब्दुल्ला ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो कब बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस? 1932 में बनी थी। ये चाहते थे कि महाराजा को हटा दिया जाए और ये पाकिस्तान के साथ भी नहीं मिलना चाहते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये भैया मुस्लिम है तो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कह रहे नहीं भाई साहब हमें पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना और ना ही हमें शेख अब्दुल्ला उसका महाराजा हरि सिंह का रूल चाहिए। हम इसको एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं, एक डेमोक्रेसी यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो शेख अब्दुल्ला वाज पर्सनल फ्रेंड ऑफ लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक नेहरू। और शेख अब्दुल्ला की नेहरू से अच्छी जमती थी, नेहरू के दोस्त भी थे। मगर अब आपको पता ही होगा, शुरुआत में हम पढ़ चुके हैं 1947 में ही, अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तान के बहुत सारे ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर में आ जाते हैं और कश्मीर को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। कश्मीर में घुस जाते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे 1947 में पाकिस्तानी लोग कश्मीर में घुस जाते हैं तो महाराजा हरि सिंह इंडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि भैया हमारी हेल्प करो और ये जो पाकिस्तानी लोग आ गए हैं ट्राइबल्स के रूप में, ये पाकिस्तानी जो सेना आ गई है इनको खदेड़ो, नहीं तो हालत हमारी खराब हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला भैया हम ऐसे हेल्प नहीं करेंगे, पहले जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ना इसको साइन करो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम तुम्हारी हेल्प तो करेंगे मगर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ेगा। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम एक नाम और देते हैं मर्जर एग्रीमेंट, जिसको मर्जर एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको प्रिपेयर किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लस उनके होम सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। ये सारे के सारे प्रिंसिपल स्टेट को भेजा गया था। जो भी प्रिंसिपल स्टेट इसको साइन करेगा इसका मतलब है उसने अपनी इच्छा से उसको अपने एरिया को भारत में मिला दिया, इंडियन यूनियन में मिला दिया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने का मतलब है आपने इंडिया को ज्वाइन कर लिया है, अब आपका वहाँ पे कोई हक नहीं है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया महाराजा से कि साहब हम तुम्हारी हेल्प तो करेंगे, हम पाकिस्तानियों को भगाएंगे तो सही, बट यू हैव टू साइन फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। मगर फिर बाद में आपको पता है कहानी ऐसी होती है कि फिर इंडियन फोर्सेस जाती हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस को धकेलने लग जाती हैं और बीच में ही यूएन में चले जाते हैं नेहरू जी और यूएन बीच में अड़ जाता है और यूएन कहता है कि ठीक है भाई जो जाए वहीं पे रुक जाओ। और बहुत सारा एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में रह जाता है जिसको हम बोलते हैं पीओके। लगभग जम्मू कश्मीर का 1/3 एरिया पाकिस्तान के अंडर में चला जाता है। तो स्टिल पाकिस्तान कंटिन्यू टू कंट्रोल द साइजेबल पार्ट ऑफ कश्मीर एंड द इशू वाज टेकन टू यूएन। तो पाकिस्तान के पास में बहुत सारा अभी भी एरिया है और इस इशू को उस
समय कहाँ पर ले जाया गया था, यूएनओ में। तो यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन पास किया, कब पास किया था, 21 अप्रैल 1948। इशू कब स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 1947 में स्टार्ट हुआ था। और फिर मतलब जब मामला यूएनओ में ले जाते हैं कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पास किया 21 अप्रैल 1948 और 3 रिकमेंडेशन दी। कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी, नंबर 1, कश्मीर से पाकिस्तान अपने लोगों को निकालेगा, यहाँ से पाकिस्तान है टू विड्रॉ इट्स पीपल फ्रॉम कश्मीर, निकालेगा। दूसरा, इंडिया को भी अपनी फोर्सेस को वहाँ पे कम करना पड़ेगा और उतनी ही फोर्सेस रखनी है इंडिया को जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। और तीसरा, एक यहाँ पे बीच कश्मीर में यहाँ पे इसने बोल दिया यूएनओ ने, ठीक है, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था यूएनओ, दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिश करने के लिए। तो यूएनओ ने 3 रिकमेंडेशन दी। पहला, पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस बाहर ले जानी पड़ेगी कश्मीर से। दूसरा, इंडिया को बोल दिया कि भाई आपको उतनी फोर्सेस रखनी है जिससे आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। और तीसरा क्या बोल दिया कि जब यहाँ पे शांति आ जाएगी तो यहाँ पे प्लेबिसाइड कराया जाएगा, रेफरेंडम कराया जाएगा। रेफरेंडम का मतलब लोगों से पूछा जाएगा कि यार आप बताओ आप क्या चाहते हो, क्या आप पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हो, क्या आप हिंदुस्तान में जुड़ना चाहते हो, क्या आप आज़ाद रहना चाहते हो। तो ये कंडीशन इन्होंने बोल दी कि तीन सिफारिश दे दी। किसने दे दी, यूएनओ ने। मगर ये यूएन की जो रेजोल्यूशन है ये अनसक्सेसफुल रहती है, इनका कोई ज़्यादा खास असर नहीं रहता है। ये आप डॉक्यूमेंट है देख सकते हो, 21 अप्रैल 1943 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन प्लेबिसाइड रिक्वायर्ड पाकिस्तान टू फर्स्ट विड्रॉ फ्रॉम कश्मीर, ऐसे करके मतलब एक पेज सा है, मतलब यूएन से लिया है ना, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम चला है। तो शेख अब्दुल्ला बाद में आपको पता है यहाँ से बहुत सारा एरिया हमारा पीओके जो है पाकिस्तान के अंडर में रह जाता है और जो आज तक इशू बना ही हुआ है। मगर मार्च 1948 में आपको देखने को मिलेगा शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अब भारत में भी प्राइम मिनिस्टर था और जम्मू कश्मीर में भी प्राइम मिनिस्टर था, ध्यान रखना। बाद में ये प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट हटा दी जाती है, मगर ध्यान रखना शेख अब्दुल्ला को 1948 में प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और इंडिया बोल दिया ठीक है भाई अब हम तुमको कुछ ऑटोनॉमी दे देंगे, कुछ फ्रीडम दे देंगे। तो इंडिया ने कुछ प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी ऑटोनॉमी दे दी किसको, जम्मू कश्मीर को। और किसके अंडर दी थी, इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्रदान करता है। आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल पावर्स दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को और एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। तो इंडिया भी एग्री हो गया। और यहाँ का हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन स्टेट वाज देन कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। मतलब जम्मू कश्मीर का जो हेड ऑफ दी गवर्नमेंट होता था उसको हम क्या बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। और कौन बने प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे, शेख अब्दुल्ला साहब बनते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट, बाहरी और अंदर के कौन कौन से डिस्प्यूट हैं। तो देखो 1947 से ही जम्मू कश्मीर आपको बताया कंट्रोवर्शियल रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से। अंदर भी यहाँ पे समस्या रही है, अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेट होना चाहते हैं, बाहर के लोग इसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पे समस्या रही है। पहले हम एक्सटर्नली बात करें तो एक्सटर्नली तो एक ही देश है नालायक, वो है पाकिस्तान। तो एक्सटर्नली पाकिस्तान हमेशा कहता रहा भैया कश्मीर वैली इनकी है, और इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया, बहुत सारा एरिया 1947 में हमसे ऑक्यूपाई कर लिया था। और उस एरिया को बोलते हैं पीओके, हम बोलते हैं, इंडिया बोलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया कहता है कि जो एरिया इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर है पाकिस्तान के, जिसको हम पीओके बोल रहे हैं, और पाकिस्तान इसको क्या कहता है, आज़ाद कश्मीर। ध्यान देना, पाकिस्तान ने जो एरिया कब्जा है, इंडिया क्या बोलता है इसको, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मगर इंडिया बोलता है इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान क्या कहता है कि नहीं ये आज़ाद कश्मीर है। कौन सा कश्मीर है, दोबारा फिर सुनना एक बार। 1947 में जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया। इंडिया इसको क्या बोल रहा है, इंडिया कह रहा है कि ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मगर पाकिस्तान क्या कहता है, नहीं भाई साहब ये पीओके नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर है। कौन सा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर। और ये कब लिया था हमसे, 1947 में ही ले लिया था। एक तो पाकिस्तान की दिक्कत है, पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है भैया कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है। और यहाँ पे जब भी चुनाव होते हैं, चुनावों में एक ही इशू लेके आ जाते हैं, कश्मीर वाला इशू। कश्मीर वाला इशू इनकी पॉवर्टी की समस्या को ढक देता है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को ढक देता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की समस्या को ढक देता है, हेल्थ एजुकेशन सब ढक देते हैं। बस इनको कश्मीर चाहिए, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, रात में भी सपने में कश्मीर चाहिए भाई साहब। अंदर क्या डिस्प्यूट चल रहा है, अंदर डिस्प्यूट ये है कि ये कश्मीर को, मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट है कि कश्मीर को भारत के साथ मिला देना चाहिए, कश्मीर को इंटीग्रेट करना चाहिए भारत के साथ। एक डिस्प्यूट ये रहा है ना। तो आर्टिकल 370 के तहत आप सबको पता है कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था। और स्पेशल स्टेटस से क्या होता है, बाकी स्टेट की तुलना में जम्मू कश्मीर को कुछ ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, ज़्यादा फ्रीडम दे दी जाती है। आप सबको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर का खुद का एक संविधान था, जम्मू कश्मीर का खुद का एक अलग से संविधान था, अलग से
सिस्टम चलता था, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन पीनल कोड चलता था, ऐसे यहाँ पे रामदीन पीनल कोड चलता था। तो मतलब इनका पूरा सिस्टम कंप्लीटली आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा सिस्टम क्या था अलग। कोई भी लॉ अगर भारत की संसद बनाती है, कोई भी लॉ भारत की पार्लियामेंट बनाती है, तो वो स्टेट में लागू नहीं होता था। ये एक बड़ी समस्या थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्टली मतलब भारत का जो संविधान था यहाँ पे लागू नहीं होता था। पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करे वो भी पारित नहीं होता, मतलब लागू नहीं होता था। कब लागू होता था? अगर भारत की संविधान ने कोई लॉ यहाँ पे पास किया है इनके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, या कोई भी लॉ पास किया है जो जम्मू कश्मीर में भी लागू करवाना है, उसके लिए पहले इनकी स्टेट असेंबली को परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, जब लागू होता था। तो ये समस्या रही है ना। डिफरेंट व्यूज अबाउट आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। व्यूज का मतलब विचार है। तो दो तरह के विचारों को हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370 को लेकर। कुछ लोगों का मानना है जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहते हैं कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में नहीं मिलाया जा चुका है, इसलिए आर्टिकल 370 को रिवोक कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए, और जम्मू कश्मीर को भी बाकी स्टेट की तरह ट्रीट करना चाहिए। सिंपल सी बात है यार। बाहर के स्टेट मतलब जैसे मतलब राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, जितनी भी स्टेट है जम्मू कश्मीर के अलावा, क्या करेंगे, ये जो आर्टिकल है ना 370, इसकी वजह से भारत के साथ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है कश्मीर, और इसलिए इस आर्टिकल को हटा देना चाहिए और इसको भी बिल्कुल इक्वल स्टेटस देना चाहिए। जैसे बाकी स्टेट हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर को हमें ट्रीट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ज्यादातर जो कश्मीर है, नहीं भाई, आर्टिकल 370 रहना चाहिए, और हमारे जो ऑटोनॉमी दी गई है आर्टिकल 370 के तहत, ऑटोनॉमी मतलब इनको जो काइंड ऑफ फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 370 के तहत, वो कम है और ज्यादा फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए। तो इनकी 3 कंप्लेंट रही हैं स्पेशली कश्मीर के लोगों की। नंबर एक तो जो यूएन ने बोला था कि हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, वो वाला वादा अभी तक मतलब इन्होंने फुलफिल नहीं किया है भारत सरकार ने। दूसरा ये करें आर्टिकल 370 को भी पूरी तरह से ढंग से लागू नहीं किया गया है, उसको ढंग से लागू करवाना चाहिए। और तीसरा, डेमोक्रेसी जो इंडिया के अदर पार्ट्स में है वैसे यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो इसमें भी भारत सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। बाकी जम्मू कश्मीर का रिमेनिंग पार्ट 2 में आएगा और उसमें हम कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का पार्ट 2। जम्मू कश्मीर का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर आपका 7 चल रहा है, रीजनल एस्पिरेशंस। बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो जम्मू कश्मीर का पार्ट 2 जिसमें हम पॉलिटिक्स हम देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर की, कि 1948 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर की क्या पॉलिटिक्स रही, कौन कौन से मेन लीडर्स रहे, कब कब सीएम बने, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कब कब किस किस की सरकार बनी थी, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर आज की डेट में जो है मतलब 2 भागों में डिवाइड हो गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये कब हुआ था ये भी हम जानेंगे। तो कंप्लीट आज हम जम्मू कश्मीर वाला टॉपिक कवर कर देंगे। तो टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिक्स सिंस 1948। 1948 के बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स कैसे रहती है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 1947 में ही जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो जम्मू कश्मीर ने बोल दिया था कि भाई हम ना तो इंडिया के साथ रहेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ रहेंगे, और हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, राजा हरी सिंह, और आपको पता है पाकिस्तान ने इन्वेजन कर दिया था। तो 1947-48 वाला जो टाइम था हमारा पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट में निकल जाता है। और आपको पता है पाकिस्तान ने हमारा बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं POK। जम्मू कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा आज की डेट में पाकिस्तान के पास है, और जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया था आर्टिकल 370 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। सो नाउ वी विल डिस्कस पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1948। 3 लीडर्स के बारे में ध्यान रखना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर की। ये पार्टी बनी थी 1932 में। बनाने वाले थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बाद इनके बेटे संभालते हैं जिनका नाम है फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के बाद इनके बेटे संभाले ये हैं उमर अब्दुल्ला। हालांकि अब शेख अब्दुल्ला नहीं रहे, फारूक अब्दुल्ला जी हैं और उमर अब्दुल्ला जी भी अभी हैं यहाँ पर, है ना। तो पॉलिटिक्स सिंस 1948। तो शेख अब्दुल्ला मतलब आपको पता है जैसे ही मतलब वॉर ख़त्म होता है तो उसके बाद पॉलिटिक्स संभाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स हाथ में आ जाती है किसके में, शेख अब्दुल्ला के हाथ में आ जाती है। और जैसे ही ये पावर में आए तो उन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम स्टेट किए थे और बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए थे। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, भूमि सुधार। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं थी और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो वो काइंड ऑफ ज़्यादा से कम को मतलब ट्रांसफ़र करना, इस टाइप के प्रोग्राम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी को
उनको मतलब फ़ायदा पहुँचे, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये इन्होंने मतलब एक प्रकार से सोशल वेलफेयर के बहुत सारे काम स्टार्ट कर दिया था। मगर आपको देखने को मिलेगा कुछ ही समय के बाद, बट एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि शुरू में जम्मू कश्मीर में सीएम नहीं हुआ करते थे, बजाय सीएम के पीएम वहाँ पे हुआ करते थे। तो भारत का भी पीएम होता था और एक जम्मू कश्मीर का अलग पीएम होता था। ऐसी सिचुएशन मतलब जम्मू कश्मीर में थी, है ना। तो शुरुआत में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंटर गवर्नमेंट और ये जो हैं हमारे शेख अब्दुल्ला जी, इनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लग जाते हैं इनकी पोजीशन को लेकर और कश्मीर के स्टेटस को लेकर, है ना। ये चाह रहे थे कि कश्मीर को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही थी कि इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी जाए। फिर ये वहाँ के पीएम थे, इधर भारत के पीएम, तो दो पीएम भारत में कैसे रहे, तो कुछ मतलब इनके बीच में ऐसे ही मतभेद बढ़ने लग जाते हैं। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको 1953 में हटा दिया और इनको डिटेन कर लिया। डिटेन का मतलब है हिरासत में ले लिया और इनको जेल में डलवा दिया था। 1953 के बाद ही कई सालों तक ये जेल में रहे। तो शेख अब्दुल्ला की बात करें, ध्यान रखना, मार्च 1948 से अक्टूबर 1951 तक पहले ये मतलब पीएम रहे थे जम्मू कश्मीर के। फिर 1951 से 1953 के बीच में भी पीएम रहे और इस बाद में इनको क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है। अब इनके बाद जो लीडर्स आते हैं ना जम्मू कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला के बाद जो लीडर आते हैं उनको पब्लिक का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। हाँ, जबकि शेख अब्दुल्ला की बात करें, इनको पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पब्लिक मतलब इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती थी। मगर इनके बाद में जो लीडर आते हैं उनको खास सपोर्ट नहीं मिला था। तो यहाँ पर जो रूल चल रहा था जम्मू कश्मीर में वो कैसे चल रहा था, यहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेंट्रल वाली गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर क्या कर रही थी, सरकार चला रही थी। अब यहाँ पे आपको कुल मिला के यूँ समझ लो, जब तक ये जेल से बाहर नहीं आते हैं तब तक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दबदबा था। और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में हमने आपको पढ़ाया था कि शुरुआती पॉलिटिक्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट कर रही थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। तो 1953 से 1974 के बीच में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है कांग्रेस का जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, ठीक है। उनको तो 1953 में जेल में डलवा दिया। उसके बाद जो भी रूलर्स आते हैं या जो भी मतलब यहाँ के लीडर्स आते हैं उन पर सीधा प्रभाव था कांग्रेस का, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में रहती है, बट किसके सपोर्ट से पावर में रहती है, कांग्रेस के सपोर्ट से पावर में रहती है और बाद में कांग्रेस में मर्ज भी हो जाती है, ठीक है। कांग्रेस का सीधा कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में और कांग्रेस ने बहुत सारे चेंजेज भी वहां पर लेके आई थी कांग्रेस। इस बीच कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला, या हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और शेख अब्दुल्ला के बीच बातचीत के लिए कई बार प्रयास किए गए थे, मगर वो प्रयास इतने ज़्यादा सफल नहीं रहे। और एक जो मेजर चेंज जो किया गया था वो बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में जो पीएम का जो पोजीशन थी, पीएम वाली पद को हटाकर जम्मू कश्मीर में जो यहाँ का हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट, उसको सीएम में कन्वर्ट करवा दिया गया था। और ये कब हुआ था, 1965 में। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज किया गया था कि पीएम ऑफ द स्टेट ना होकर अब क्या होगा, सीएम ऑफ द स्टेट होगा। और जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने थे गुलाम मोहम्मद सड़िक जो कांग्रेस के थे पहले सीएम बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये चेंज किया गया था 1965 में। फिर फाइनली 1974 में आपको पता है उस समय भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और इनको सीएम बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, सीएम बना दिया था जम्मू एंड कश्मीर का। किसको, शेख अब्दुल्ला। तो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा से रिवाइव किया, दोबारा से पुनः जीवित किया, जो बिल्कुल मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी और जिस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कांग्रेस का। तो उसको वापस रिवाइव किया किसने, शेख अब्दुल्ला ने रिवाइव किया। और जब 1977 के इलेक्शन हुए तो मेजोरिटी के साथ यहाँ इनको बहुत सारी सीटें मिलती हैं और फिर दोबारा से पावर में आ जाते हैं। कौन पावर में आ जाते हैं, शेख अब्दुल्ला पावर में आ जाते हैं 1977 के बाद। तो 1977 से 1982 के बीच में पावर में रहते हैं शेख अब्दुल्ला। मगर 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेख अब्दुल्ला इज डेड। जैसे ही इनकी डेथ होती है तो उनके बेटे कौन, फारूक अब्दुल्ला को सीएम बना दिया जाता है। किसका सीएम बना दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो उनकी डेथ कब हुई थी, 9 सितंबर 1982 को डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है, शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे जो थे फारूक अब्दुल्ला, इनको सीएम बना दिया जाता है। मगर यहाँ पर फिर वही अनस्टेबिलिटी रहती है। बाद में इनको गवर्नर के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है, फारूक अब्दुल्ला को भी। और डिसमिस करने के बाद यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो लोग थे, इनमें एक प्रकार से एंगर और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग डेवलप हो गई, है ना। और ये लोग चाह रहे थे कि यार हमें थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए, हमें थोड़ा रूल करने दिया जाए, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको डिसमिस कर दिया। तो काइंड ऑफ एक प्रकार से
डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग डेवलप हो जाती है यहाँ के लोगों में। और 1986 में आपको देखने को मिलेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस बना लिया कांग्रेस के साथ दोनों लेवल पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में के साथ भी और स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों ने क्या बना लिया, अलायंस बना लिया। अलायंस मतलब गठबंधन में जुड़ जाती है, तो आईएनसी और एनसी दोनों एक हो जाती है 1986 में, और फिर वापस ये मतलब पावर में आ जाएंगे। तो यहाँ तक की कहानी तो ये रही। अब हम देखेंगे इंसर्जेंसी एंड आफ्टर। आपको पता है 1986 में ही, मतलब यहाँ मतलब 1980s के बाद ही, आप यूँ समझ लो 1980s के बाद ही जैसे इनकी डेथ होती है, शेख अब्दुल्ला की डेथ होती है, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आते हैं, मगर उनको हटा दिया जाता है। तो यहीं से कश्मीर में एक नया दौर स्टार्ट होता है। और वो नया दौर क्या था, यहाँ पर लोग जो हैं हथियार उठा लेते हैं ना, जिनको हम बोलेंगे इंसर्जेंट, और वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही मतलब लड़ने लग जाते हैं, या देश की सेना के खिलाफ ही लड़ने लग जाते हैं। देश की सेना के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं और देश के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, उनको बोला गया इंसर्जेंट। इंसर्जेंट मतलब जो नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी रहे, जो डिमांड करने लग जाते हैं कि जम्मू कश्मीर को बिल्कुल अलग कर दिया जाए और इसको एक अलग से मतलब देश बना दिया जाए, या एक अलग से रीजन डिक्लेयर कर दिया जाए, भारत से अलग डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये है इंसर्जेंसी, जिसको मिलिटेंसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर हथियार उठा लेते हैं। कुछ लोगों को हम बोलेंगे सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट कौन से लोग हैं, ऐसे लोग जो डिमांड कर रहे थे कि हमें भैया अलग कर दो, जिनको हम अलगाववादी बोलते हैं। ये भी पनपने लग जाता है जम्मू कश्मीर में 1980s के बाद ही, ठीक है। तो 1987 में असेंबली के इलेक्शन हुए। असेंबली के इलेक्शन होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने अलायंस बना लिया, और इन दोनों के अलायंस को अच्छी जीत मिलती है। और 1987 में ही फिर इनको फारूक अब्दुल्ला जी जो हैं ये क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। तो ये सीएम रहे 1986, 1987 में सीएम रहे। फिर 1987 से 1990 के बीच में भी सीएम कौन रहते हैं, फारूक अब्दुल्ला रहते हैं, ठीक है। तो 1987 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में कौन जीतते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जीत जाता है, खूब अच्छी विक्ट्री इनको मिलती है, और फारूक अब्दुल्ला क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। मगर यहाँ के जो लोग थे इन रिजल्ट्स को लेकर खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल किया इलेक्शन में, और ये पावर का मिसयूज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक बार फिर से मतलब आपको देखने को मिलेगा मिलिटेंट एक्टिविटी या मिलिटेंसी की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है कश्मीर वाले रीजन में। यहाँ पर लोगों में एंगर, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग देखने को मिलेगी। मतलब लोगों को लग रहा था कि ये इलेक्शन फर्जी हो रहे हैं और पावर में बार बार यही आ रहे हैं, एक ही फैमिली पावर में रूल कर रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो फिर मतलब दिक्कत होगी। तो लोग क्या है एकदम हथियार उठा लेते हैं। और अब यहाँ पे एक स्ट्रगल शुरुआत हो जाएगा इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के बीच में और मतलब कश्मीर के जो मिलिटेंट थे, जो उन लोगों ने हथियार उठा लिए, उनके बीच में एक मतलब काइंड ऑफ राइवलरी आपको देखने को मिलेगी। तो 1989 से ही मिलिटेंट किसको कहेंगे, वो लोग जिन्होंने हथियार उठा लिए सरकार के खिलाफ, ये डिमांड करने लगे कि हमें अब सेपरेट कश्मीर चाहिए, कश्मीर को अलग कर दो, हैं कि कश्मीर को बिल्कुल क्या कर दो, अलग कर दो। और इन मिलिटेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है पाकिस्तान, मोरल मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट, मोरल मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट, हर प्रकार की सपोर्ट कौन प्रोवाइड करा रहा है इनको, पाकिस्तान प्रोवाइड करा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी मतलब पाकिस्तान सरकार को कहने लगी कि भैया कश्मीर में इंटरफेयर मत करो या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आपको देखने को मिलेगा उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में भी खटास देखने को मिलेगी। फिर कई साल तक यहाँ पे कई साल तक आपको देखने को मिलेगा जब वायलेंस बढ़ने लगा घाटी में, कश्मीर घाटी में बहुत ज़्यादा लोगों ने जब मतलब सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए, तो मतलब दोनों के बीच में फायरिंग वायरिंग भी देखने को मिलेगी। आतंकवादी एक्टिविटी जब यहाँ पे बढ़ने लगी तो यहाँ पर क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को एकदम बिल्कुल खत्म करके, यूँ समझो डेमोक्रेसी खत्म तो नहीं कहेंगे पर हाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, आर्टिकल 356 के तहत क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है। कई सालों तक प्रेसिडेंट रूल आता, तो आप देखोगे 1990 से लेकर 1996 तक प्रेसिडेंट रूल लगता है। फारूक अब्दुल्ला, आपको पता है फारूक अब्दुल्ला के बाद गवर्नर रूल लग जाता है, फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, फिर वापस 1996 में फारूक अब्दुल्ला आते हैं। तो 6 सालों तक लगभग यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल रहा। और थ्रू आउट दी पीरियड ऑफ 1990s जम्मू कश्मीर एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम वायलेंस एट द हैंड ऑफ इंसर्जेंट्स एंड थ्रू दी मिलिट्री एक्शन। तो आपको देखने को मिलेगा जो 1990s ऐसा लगेगा, 1990s वाला जो टाइम है यहाँ पर हमेशा वायलेंस होता रहा, घाटी में घटनाएं चलती रहीं। इंसर्जेंट लोग वही जो मतलब मिलिटेंट्स इंसर्जेंट्स ये एक ही मतलब है इनका, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सरकार के खिलाफ मतलब जंग जारी रखी और मिलिट्री जो थी उनको सप्रेस करती रही। फिर 1996 में इलेक्शन हुआ असेंबली के, और फिर 1996 में वापस फारूक अब्दुल्ला जो है पावर में आ जाते हैं और ये डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें
में ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए जम्मू कश्मीर को। तो ये सीएम रहते हैं कब से कब तक, 1996 से 2002 के बीच में फारूक अब्दुल्ला सीएम बन जाते हैं। फिर 2002 में फिर इलेक्शन हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की जो असेंबली थी ना, जिसको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली 6 साल के लिए चुनी जाती थी। ध्यान रखना, इंडिया में बाकी स्टेट में क्या था, 5 साल के बाद चुनाव होते थे, मगर यहाँ पे 6 साल के बाद चुनाव होते थे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 2002 में अगेन इलेक्शन हुए और अब यहाँ पे देखने को मिलेगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसको लीड कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला, इनको मेजोरिटी नहीं मिलती है। अब सरकार बनेगी किसकी, पीडीपी और कांग्रेस। अब एक नई पार्टी यहाँ पे एंट्री मार जाएगी, वो है पीडीपी। पीडीपी का फुल फॉर्म है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो 1999 में बनी थी। किसने बनाई थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद। अब क्या होता है यहाँ पर, कांग्रेस भी मतलब साइड चेंज कर लेती है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ देती है। अब कांग्रेस किसके साथ मिल जाएगी, पीडीपी के साथ मिल जाएगी। मौका देगा और मौका देखते ही इन्होंने साइड चेंज कर ली। तो अब जो सरकार बनेगी 2002 में, किसकी सरकार बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीडीपी, इन दोनों ने कहा कि हम अब गठबंधन बनाते हैं और मिलकर सरकार बनाएंगे। तो उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट चलाई और इसमें मतलब ये डिसाइड किया गया, शुरू के कुछ सालों तक सीएम रहेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद, फिर बाद में सीएम बन जाएंगे गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 2002 के बाद क्या कहानी रही जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने बताया था 2002 में जब चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाती है, मेजोरिटी में नहीं आती, और आईएनसी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चली जाती है। और अब आईएनसी किसके साथ जुड़ जाएगी, पीडीपी के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो नए लीडर जो हैं वो कौन है, अब मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद 2 बार सीएम रहते हैं जम्मू कश्मीर के, एक तो 2002 से 2005 के बीच में 3 साल के लिए, और फिर 2015 से लेकर 2016 में, और 2016 में इनकी डेथ हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। और इनकी डेथ के बाद इनकी बेटी, जिनका नाम है महबूबा मुफ्ती, वो सीएम बनती हैं। ठीक है, तो इन्होंने पार्टी बनाई थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, पार्टी का नाम था पीडीपी। कब बनी थी पीडीपी, 1999 में ये पार्टी बनी थी, ये भी ध्यान रखना। 2 बार ये सीएम रहे, एक तो 2002 से 2005 के बीच में, और फिर 2015 से 2016 के बीच में। 2015 से 16 के बीच में जब ये सीएम रहे थे तो तब इन्होंने गठबंधन कर लिया था, किसके साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। और 2002 से 2005 के बीच में जब ये सीएम रहे थे तब इन्होंने गठबंधन किया था किसके साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। तो ये भी ध्यान रखना, पहले शुरुआत में इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, और जब ये दोबारा सीएम बने 15-16 में, तब इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। यूँ समझ लो अब ये लास्ट गठबंधन है, इसके बाद तो फिर यहाँ पे सरकारी खत्म हो जाएंगी, है ना। तो 2002 और उसके बाद की कहानी क्या है, तो कोलिजन गवर्नमेंट बनाई गई, और कोलिजन गवर्नमेंट किसके बीच में बनी थी, आईएनसी प्लस पीडीपी। और इसमें ये डिसाइड किया गया मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हैं पीडीपी के, ये शुरुआत के 3 साल तक सीएम रहेंगे। फिर गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के थे वो फिर सीएम रहेंगे। तो यहाँ पे 3-3 साल का एग्रीमेंट इन्होंने बना लिया, 3 साल मुफ्ती मोहम्मद सईद और 3 साल गुलाम नबी आज़ाद। एस फॉर्मूला पर सरकार यहाँ पे बनाई जाती है 2002 में। ठीक है, फिर आईएनसी गुलाम नबी आज़ाद जो है पूरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है जुलाई 2008 में। ठीक है, और फिर यहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं बाद में, और इलेक्शन होने के बाद अब यहाँ पे देखने को मिलेगा वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आ जाती है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस साइड बाई साइड चेंज करती जा रही है। तो जैसे ही मौका मिलता है कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो जाती है और कभी पीडीपी के साथ हो जाती है। तो 2009 में क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, 2009 में आपको देखने को मिलेगा कि उमर अब्दुल्ला मतलब क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। और 2009 से 2015 तक, 2009 से 2015 के बीच में जम्मू कश्मीर के सीएम रहते हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला कौन है, फारूक अब्दुल्ला के ही बेटे हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो 2008 में जब चुनाव हुआ था नवंबर-दिसंबर में, इस समय सरकार किसकी बनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे डिसाइड किया गया सीएम कौन रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही रहेंगे, कौन, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये जब इनके बारे में याद रखना, गुलाम नबी आज़ाद 2005 से 2008 के बीच में सीएम रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के, और जब ये सीएम थे तो सरकार आईएनसी प्लस पीडीपी इन दोनों की कोलिजन गवर्नमेंट थी। ठीक है, इनसे पहले कौन थे सीएम, इनसे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद, और इनके बाद में कौन आते हैं, उमर अब्दुल्ला आते हैं। उमर अब्दुल्ला की बात करें तो सीएम कब रहे, 2009 से 2050 के बीच में। जब ये सीएम रहे थे तो सरकार किस किस की थी, आईएनसी प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार बोल दिया कि भैया अब सीएम हम ही रहेंगे, शेयरिंग नहीं होगी, है ना।
अब वक्त आया 2015 में फिर दोबारा से सरकार बदलती है और 2015 में पीडीपी और बीजेपी का मिलकर गठबंधन बन जाता है। क्या बन जाता है? गठबंधन बन जाता है। और यहाँ डिसाइड किया गया कि शुरू में सीएम जो रहेंगे कौन रहेंगे? मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम रहेंगे। मगर एक साल बाद इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ के बाद फिर इनकी बेटी जो है महबूबा मुफ्ती, ये इनकी बेटी हैं, डॉटर हैं, ये सीएम बन जाती हैं और ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला सीएम बनती हैं। ये भी आप ध्यान रखना, इनके फादर की डेथ होने के बाद ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला सीएम बन जाती हैं। मगर अब बीजेपी ने क्या किया? 2018 में अपना सपोर्ट वापस कर लिया और जैसे ही सपोर्ट वापस किया तो जम्मू कश्मीर में लग जाता है प्रेसिडेंट रूल और इसके बाद शुरुआत होगी आर्टिकल 370 को हटाने की कहानी। तो बीजेपी ने क्या किया? अपना अलायंस तोड़ दिया पीडीपी के साथ और इसके बाद जो कहानी होती है वो वही कहानी होती है, आर्टिकल 370 को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 को हटा दिया और इस समय भारत के मतलब होम मिनिस्टर थे कौन? अमित शाह। ठीक है, तो ये मतलब पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं। बिल का नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, जिसको दोनों हाउसेस में पास कर दिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी मिल जाता है और फिर ये बन जाता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो 5 अगस्त 2019 को ही ये डिसाइड किया गया कि आर्टिकल 370 को अबोलिश कर दिया जाएगा और जब ये एक्ट पारित हुआ उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है ये 2 भागों में टूट गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में टूट गया, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो अब अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? अब इंडिया में यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 में से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं आज की डेट में जहां पर लेजिस्लेचर पाया जाता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाती है। कौन कौन सी हैं ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली पाई जाती है? तो एक है न्यू दिल्ली, दूसरी है पुदुचेरी और तीसरी है जम्मू कश्मीर। मतलब यहाँ पर आपको सीएम देखने को मिलेगा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेगा। और ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे मतलब आपको देखने को मिलेगा क्या कि लेजिस्लेचर नहीं है, तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दीप दमन, लक्षद्वीप और लद्दाख। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, दादरा नगर हवेली और दीप दमन ये दोनों अब मर्ज हो गई हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी 2019 में, एक जम्मू कश्मीर जहाँ पर लेजिस्लेचर होगा, दूसरा लद्दाख जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं होगा। 2019 की बात है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की कहानी कंप्लीट होती है। आई होप जम्मू कश्मीर वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।